Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is the last video of the chapter Financial Statement of Not for Profit Organization. वैसे बेटा मैंने जो पिछली वीडियो कराई थी उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, कंप्लीट हो गया था मेरा चैप्टर, लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ आपको एडिशनल क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर मेन मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करना चाहती हूँ। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कि किसको प्लस करना और किसको माइनस करना है। एक तो मैं इसका इलस्ट्रेशन कराऊंगी, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है, और एक मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन 40 करवाऊंगी। जो 9 इलस्ट्रेशन है इसके अंदर हमारा सब्सक्रिप्शन पॉइंट दे रखा है, इसके अंदर फॉर द ईयर एंडेड आ जाए वो सब्सक्रिप्शन के बारे में बताना है, या एज ऑन आ जाए तो किस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है वो मैं दोबारा से समझा रही हूँ। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। सब्सक्रिप्शन होती क्या है? जो हमारे मेंबर्स फीस देते हैं उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। पहली बात तो हमें क्वेश्चन के अंदर कभी कभी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर भी होता है सब्सक्रिप्शन, या हमें ऐसा भी दिया होता है कहीं पे और कि पिछले साल की दी होती है सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर की दी होती है और नेक्स्ट ईयर की दी होती है। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमें चलना होता है कि क्या करना है हमने सब्सक्रिप्शन का। लेकिन अगर मान लो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दे रखी हो तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर जो हमारी वो माइनस होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इस साल की नहीं है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर जो इस साल की है वो क्या होती है? ऐड होती है, क्योंकि वो मिलनी बाकी होती है। और क्या चीज़ माइनस होती है इसके अलावा? हमारी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये दोबारा बताती हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की हम प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि वो मिलनी बाकी होती है। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की होती है वो इसलिए हम माइनस करते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में इस साल की नहीं है। अगर रिसीव्ड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इंक्लूड हुई है पिछले साल की तो हम उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। जो हमें प्रीवियस ईयर में करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस मिल गई थी वो हम क्यों प्लस करते हैं? क्योंकि एक्चुअल में वो इस साल की होती है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस आ जाए जो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, करंट ईयर के एंड में आ जाए, जो कि हमें अगले साल के एडवांस मिल गया है, वो माइनस क्यों की जाती है बेटा? इसका लॉजिक ये है क्योंकि वो इस साल की नहीं होती। फिर भी आपको मैं एक एग्जांपल और करवाना चाहती हूँ ताकि आपको सब्सक्रिप्शन पॉइंट के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए मैं रीड कर रही हूँ डीके गोल की बुक का इलस्ट्रेशन 9। Recipient payment account of Young Association disclose that it has received rupees 2 lakh by way of subscription during the year ended 31st March 2016 कि एक यंग एसोसिएशन का रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट शो किया गया है जिसके अंदर सिर्फ हमें इतना बताया गया 2 लाख रुपीज सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। अब ये नहीं बताया इसके अंदर पिछले साल की कितनी है, ये नहीं बताया कि नेक्स्ट ईयर की कितनी, कुछ नहीं बताया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है। रिसीव में हमारा कुछ भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है, करंट ईयर का रिसीव भी हो सकता है, या फिर नेक्स्ट ईयर का रिसीव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर बेटा सब्सक्रिप्शन 3 दी हो, प्रीवियस ईयर की भी है, करंट ईयर की भी है, नेक्स्ट ईयर के, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप करंट ईयर में प्लस माइनस किया करो। आप ना तो प्रीवियस ईयर की लिया करो ना ही नेक्स्ट ईयर की लिया करो। पर इस क्वेश्चन के अंदर बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव दी हुई है, अब इसमें कुछ हम प्लस करेंगे, कुछ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2015 5000। इसका मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2015 को हमें 5,000 रुपए रिसीव होने थे, आउटस्टैंडिंग मतलब मिलने थे। ब्रैकेट में लिखा आउट ऑफ इस 3500 रिसीव्ड इन 2015-16 कि जिसमें से 3500 मिल गए हैं। इट मीन सब्सक्रिप्शन जो हमारी 2 लाख की दी हुई है उसमें 3500 क्या हुआ पड़ा है? इंक्लूड हुआ पड़ा है। तो हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कितनी माइनस करेंगे? 3500 जो कि रिसीव हो गई है। दोबारा बता रही हूँ, 5,000 मिलना था जिसमें से 3500 मिल गया, तो जो सब्सक्रिप्शन 3500 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब बच्चे कहते हैं मैम 5,000 क्यों नहीं कर रहे? इसका रीजन है बेटा कि 2 लाख की सब्सक्रिप्शन में हमारे 3500 इंक्लूड हुए होंगे रिसीव्ड वाले, है ना। जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम एसेट साइड आउटसाइड में सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे? 5,000 लिखेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करेंगे कि 1500 की जो स्टिल इन एरियर है, जो बकाया है, 5,000 में से 3500 तो मिल गया, पिछले साल का यानी कि 15-16 जो 1 अप्रैल 2015 में हमें पिछले साल का मिलना बाकी था 14-15 का, वो 1500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। समझ आया? मैं दोबारा बताती हूँ, 3500 जो इंक्लूड है उसको हम क्या कर देंगे? सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। और दूसरी बार हम इसका ओपनिंग बैलेंस शीट में 5,000 लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आउटस्टैंडिंग लास्ट डेट को तो होगी ना, पिछले डेट को तो होगी।
कौन सी डेट को, 2015 मार्च 31 को होगी, ठीक है। और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगी कितनी, 1500, क्योंकि 5000 में से अभी हमें कितनी मिली है, 3500 मिली है, तो 1500 अभी भी मिलनी बाकी है। आगे चलेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015 3000, 31 मार्च 2015 को हमें रिसीव हो गई है एडवांस में, तो ये हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब लॉजिक है क्या इसके पीछे, क्योंकि ये हमें 31 मार्च 2015 को कौन सी मिली होगी, 15-16 वाली एडवांस मिल गई होगी, तो ये हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और दूसरा क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस क्या कर देंगे, लिख देंगे, कितनी, 3000। उसके बाद क्या कहा गया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 हमारा क्वेश्चन का क्लोजिंग ईयर है, मीन्स 2015-16 ईयर हमारा करंट ईयर है, और हमें 16 में 4100 मिल गया, वो कि अब कौन से साल की है, नेक्स्ट ईयर की है, तो वो 4100 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्यों बेटा माइनस होंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये अगले साल से रिलेटेड हैं। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हम सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लिख देंगे, कितना, 4500, ठीक है। उसके अलावा हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड द बैलेंस शीट एट दैट डेट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। दो केसेस दे रखे हैं, पहले हम केस 1 का सोल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको केस 2 का क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगी, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। पर पहले बात करें केस 1 में, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 इज 6400, पहले तो 4 को अंडरलाइन करो, 4 का मतलब कि इस साल की करंट ईयर की 6400 मिलनी बाकी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आप 6400 जो है ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 6400। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला बेटा, यहाँ पर फॉर द ईयर का मतलब इसी साल की है जो मिलनी बाकी है। तो हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं अल्टीमेटली वो एक साल का बनाते हैं ना, तो उसी साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें पिछले साल की तो मैं बताई चुकी थी कितनी, 2014-15 की 1500 मिलनी बाकी है, और इस साल की कितनी, 6400 मिलनी बाकी है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 7900 सब्सक्रिप्शन मिलनी बाकी है। अब बच्चे ये गलती करते हैं, अब सोचते हैं 6400 में से 1500 पिछली है, बाकी जो है 4900 इस साल की। नहीं बेटा, फॉर द ईयर का मतलब क्या, 15 इस साल की, हमारा करंट ईयर कौन सा है क्वेश्चन में, 15-16 है, तो 6400 इसी साल की है। वो जो पिछले साल की वो कितनी रह गई होगी, 1500, कैसे, 5000 थी पिछले साल, 3500 मिल गई है, तो 1500 भी मिलनी बाकी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे साल के एंड में 2 सब्सक्रिप्शन हैं, एक तो पिछले साल की 1500 मिलनी बाकी है, और एक इस साल की 6400 मिलनी बाकी है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को नहीं कहा गया, फिर भी अगर बनाने को कहा जाता तो मैं इसके आपको इफेक्ट दोबारा से बता देती हूँ। अच्छा, मान लो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे होते, वो बनती 1 अप्रैल 2015 को, है ना, तो हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्या लिखते हैं, लायबिलिटी साइड तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लिखते हैं 3000, जो कि हमें पिछले साल इस साल का एडवांस मिल गया था। उसके अलावा हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी लिखते हैं बेटा, 5000 लिखते हैं, जो मिलनी बाकी थी, चाहे हमें वो मिली 1 अप्रैल 2015 को, जो डेट लिखी हुई है 5000 में से 3500 मिल गई 15-16 के बीच में, लेकिन उस डेट तक तो हमारी क्या थी, आउटस्टैंडिंग थी 5000 रुपये, समझ आया। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी, यहाँ हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। आप पहले लिख लो केस ए, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कौन सी बेटा, 9 है, इलस्ट्रेशन 9 आपकी जो बुक है कौन सी है, डीके गोल्ड की बुक का ये इलस्ट्रेशन 9 है। अब दोबारा से समझ लेना, केस 1 में हमें क्या दे रखा है, हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है सबसे पहले, तो आप क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ से देखिए क्वेश्चन के अंदर कौन सा ईयर है, 31 मार्च 2016 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ठीक है। आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट है जिसकी डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं, और क्रेडिट में बेटा इनकम एंड गेन्स आती है ना बेटा। तो अभी आपको मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन के बारे में ही बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में और कोई पॉइंट नहीं पूछा गया, इसमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग पूछा गया कि किसको प्लस करना और किसको माइनस करना है। तो इसको समझ लो पहले,
हमारे को जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दी हुई है ड्यूरिंग द ईयर, ये नहीं बताया गया कि करंट ईयर की कितनी है, प्रीवियस ईयर की कितनी है, सारी दी हुई है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारी इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, बार बार होने वाली है, तो हम उसको कहाँ पर लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन। हमें क्वेश्चन में कितने दी हुई है सब्सक्रिप्शंस, 2 लाख रुपीज, ये हमारे जो मेंबर्स हैं एनपीओ के उनसे मिली है। ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर मतलब जो हमारा ये वाला साल है, कौन सा, 15-16। तो बड़े ध्यान से देखो, स्पेस ए में लिखा हुआ है 4/2015-16 4, मतलब इसी साल की है, तो आप इसको क्या कर दोगे बेटा, प्लस कर दोगे 6400, तो आ जाएगा 2,06,400। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे ना, उसकी एसेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15-16 की कितनी लिखोगे, 6400। ठीक है, अब फिर और ऐड करोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसकी ब्रैकेट में लिख दो ओपनिंग, जो शुरू में, हम कह सकते हैं पिछले साल का एंड कह दो या इस साल के शुरू में हमें मिल गया, तो कौन सा, 15-16 का जो मिला है हमारा, ये है, दैट इज ऑफ ₹3000। अब बच्चे पूछते हैं मैम आप ऐड क्यों कर रहे हो बेटा, क्योंकि पिछला साल कौन सा था, 14-15, उसमें हमें 15-16 का एडवांस मिल गया था। एक्चुअल में हमारा करंट ईयर यही है ना 15-16, तो हम इसमें क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। इसका लॉजिक क्या है बेटा, कि एक्चुअल में पिछले साल हमें इस साल का मिल गया था एडवांस, तो है तो ये एक्चुअल में इसी साल की। अच्छा, मान लो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना रही होती, तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितनी लिख देती, 3000 लिखती। मैं साथ साथ दूसरा इफेक्ट भी बताती जा रही हूँ। अब लेस करेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। अब बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, प्रीवियस मतलब पिछले साल की। अब मैं मानती हूँ कि हमें 5000 रुपये पिछले साल मिलने थे, पर कितने मिले हैं बेटा, 3500। तो जो ये रिसीव्ड वाली 2 लाख है उसमें तो 3500 इंक्लूड हुए पड़े हैं ना, तो उसको हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। दोबारा सुनो, मैंने 5000 क्यों नहीं लिया, मैंने 3500 क्यों लिया, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है उसमें 3500 रिसीव्ड वाला इंक्लूड है ना, तो हम 3500 ही माइनस करेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में ये वाला इंक्लूड हुआ पड़ा है। तो एक्चुअल में तो हमने 15-16 का लेना है, तो 3500 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा बेटा, जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, मान लो, वैसे बनानी तो नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर बनानी होती तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम 5000 लिखते हैं, 3500 नहीं लिखते। इसका लॉजिक क्या है, 5000 में से 3500 मिल गए हैं, यानी कि लास्ट डेट तक तो हमें 5000 मिलने थे ना, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में 5000 लिखोगे। और क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनाओगे, ये तो आपने लिखना ही है, कौन सी, 15-16 की 6400, पर 14-15 की भी आपको लिखनी पड़ेगी, कितनी बेटा, 1500। कैसे आया, 5000 मिलनी थी बेटा, 3500 मिल गया, तो 1500 अभी भी मिलना बाकी है, वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या इफेक्ट होगा, एक तो ये आएगी 6400, और एक 5000 में से 3500 माइनस करके आएगी। ठीक है, अब हम करते हैं फिर और लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये कौन सी मैं एडवांस वाली माइनस करने वाली हूँ, और क्लोजिंग वाली, जो साल के आखिर में हमें एडवांस मिल गई है, वो मैं माइनस क्यों कर रही हूँ बेटा, इसका लॉजिक है क्योंकि ये इस साल की नहीं है। पहले मैं इसको माइनस कर रही हूँ, 2,05,900। अब मैं अगले साल की क्यों माइनस कर रही, दैट इज ₹4100। इसका लॉजिक क्या है बेटा, क्योंकि इस साल की नहीं है, जो हमें एडवांस मिल गई है, हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उसकी लायबिलिटी साइड हम कितना लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4100। अब माइनस करके जो आएगा वो मैं बता देती हूँ, 2,01,800। तो एक बार मैं आंसर चेक करती हूँ, बिल्कुल ठीक है। बस अब आप दोबारा से समझ लो। देखो, हमें क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना दिया, 2 लाख। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर देखना है, ऑन नहीं कहा मैंने, ऑन में और फॉर में फर्क है। ऑन मतलब इस डेट को मिलने बाकी है, इस डेट को मिलने बाकी है, तो उसमें पिछले भी इंक्लूड हो सकते हैं, पर फॉर करंट ईयर मतलब इसी साल के है ये 6400। तो आप ये 6400 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, उसमें एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15-16 की 6400 लिखेंगे। समझ आ गया कि हमने करंट ईयर की लेनी होती है, कि हमें जितनी मिल गई प्लस जितनी मिलनी बाकी है वो। लेकिन इसमें कुछ चीजें आइटम्स
वॉल्यूम्स ऐड या लेस थी तो वो क्या थी, उसको हमने एडजस्ट करना है। फिर ऐड कर दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ओपनिंग वाली मैंने क्यों ऐड की, क्योंकि पिछले साल हमें इस साल की मिल गई होगी तो वो अब दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए हमने क्या कर दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस में 3000 ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और अगर इसका दूसरा फैक्ट बताने जाऊं तो मैं क्या करूंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी सेट सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लिखूंगी। उसके बाद मैंने कहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल मुझे 5000 में मिलने थे, 3500 मिल गए तो रिसीव्ड वाले ही तो माइनस करने हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में इस साल के नहीं है, यहाँ माइनस कर दिए। और दूसरी बार इफेक्ट क्या होगा, जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे, 5000 मिले थे, जिसमें से 3500 मिल गए तो 1500 अभी भी मिलने बाकी हैं। तो अगर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, जैसे उसमें 6400 तो लिखना ही है 15-16 का, 14-15 का कितना लिखेंगे, 1500 जो अभी भी मिलना बाकी है। फिर लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस क्लोजिंग वाला, लास्ट डेट पर 31 मार्च 2016 में हमें अगले साल का एडवांस 4100 मिल गया है, क्योंकि ये इस साल का नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी हम लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना लेंगे, 4100। अब बेटा मैं ये दो पॉइंट जो रह गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, प्लस इन दोनों का जो 5000-3500 का डिफरेंस, ये आपको मैं बताने जा रही हूँ कहाँ पर आएगा। केस 1 ही चल रहा है बेटा, उसके अंदर हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछी हुई है, ओपनिंग नहीं पूछी हुई, फिर भी मैंने आपको बता दी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में इसका क्या क्या इफेक्ट होगा। अब लिखिए बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। सिर्फ हमने इसमें सब्सक्रिप्शन का पॉइंट समझाना है। फॉर्मेट आपको आता है बैलेंस शीट में, क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, है ना, ये फॉर्मेट है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट समझना है। दोबारा से दो बातें सुन लेना, एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, दोनों ही हमने यहाँ पर लिखने हैं। पहले आप लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लिखें, करंट ईयर की तो लिखनी ही है, प्रीवियस ईयर में भी कुछ रह गए थे मिलने, 2014-15 की और 15-16 की। 15-16 तो हमारा ये वाला साल है जो चल रहा है, इसमें तो पता चल ही रहा है 6400 है। अब 5000 रुपये मिलने थे पिछले साल, लेकिन कितने मिल चुके हैं, 3500, तो 1500 अभी भी मिलने बाकी है, जिसको हम कह देते हैं स्टिल इन एरियर, तो हमारा आ जाएगा 7900। ये हमारी एसेट है, क्यों, क्योंकि अभी मिलनी बाकी है। और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई है हमें कब, 31 मार्च 2016 को, वो रिसीव हुई है एडवांस में, अगले साल की मिल गई, रिसीव्ड इन एडवांस, वो लायबिलिटी साइड लिखेंगे। ठीक है, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस था बेटा, दैट इज ऑफ ₹4100। अब मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि फॉर द ईयर का मतलब इसी साल का, और एज ऑन का मतलब होता है इस डेट को हमें इतना मिलना है। वो पॉइंट जो है इसका सेकंड है, केस बी है, वो मैं आपको भी समझाने जा रही हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर द ईयर का मतलब होता है उसी साल का, और एज ऑन का मतलब है उस डेट को मिलना है, उसमें हो सकता है पिछले साल का भी इंक्लूड हो, तो वो पॉइंट समझाना है। इसका केस बी पढ़ लो पहले। इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, अंडरलाइन करना जरा एज ऑन को, 31 मार्च 2016 इज 6400, कि 31 मार्च 2016 को 6400 मिलना बाकी है, तो इसका मतलब है 2016 में पिछला भी इंक्लूड होगा, जो 6400 उसमें पिछला भी इंक्लूड होगा, तो 6400 में पिछला हमारा कितना इंक्लूड होगा, 1500, कितना इंक्लूड होगा, 1500। जैसे हमारे पास 5000 है, 5000 में से हमारा कितना है बेटा, 3500 मिल गया, तो 1500 अभी भी मिलना बाकी है, तो हमारा इस साल का कितना आएगा, 4900। कौन सा, 15-16 का। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, यही पॉइंट है जहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं कि आपको देखना फॉर द ईयर दिया है, फिर तो ये सोल्यूशन है इसका। अगर एज ऑन है, एज ऑन का मतलब इस डेट को 6400 मिलना बाकी है, जिसमें से एज ऑन होता है इस डेट को टोटल मुझे इतना मिलना है। अब पिछले साल का कितना है, क्या 1500 होता आपको पता है, तो इस साल का कितना होगा, 4900। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा।
तो अब आप बनाएंगे केस बी, उसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखना अब आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा, एज ऑन का मतलब क्या होता है और फॉर द ईयर का मतलब क्या होता है। अब आप केस बी के अंदर बनाइए एक और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए केस बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर। क्वेश्चन सारा वही है, सिर्फ जो बी पार्ट है उसके अंदर कुछ चेंज एक पॉइंट का था, वही पॉइंट समझाने जा रही हूँ। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, 31st March 2016। सारे पॉइंट सिमिलर है, सारा कुछ सेम है, बस एक पॉइंट में चेंज है। ठीक है, डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं बेटा, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट साइड क्या करते हैं हम, इनकम एंड गेन्स को। ठीक है, हमने लिख दिया पर्टिकुलर एक्सपेंस अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछा गया है तो हमें सब्सक्रिप्शन ही लिखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में वही दिया हुआ है, हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है, वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो आएगी बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। समझ आया? लिखिए जरा, बाय सब्सक्रिप्शन दैट इज ऑफ ₹2 लाख, वो तो वही सेम रहनी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, बड़े ध्यान से समझ लेना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाली जो मिलनी बाकी है, लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर मतलब इस साल की। अब यहाँ पर 4900 लिखने वाली हूँ। क्यों? बच्चे कहते हैं मैडम क्यों 6400 क्यों नहीं? यही तो बात है जो समझनी है आपने। 6400 का मतलब है कि 6400 हमें एज ऑन को मतलब 6400 इस डेट को हमें मिलनी बाकी है, जिसमें 1500 इंक्लूड है पिछली। हमें कैसे पता चला पिछली इंक्लूड है? लिखा तो पड़ा बेटा, एज ऑन को मतलब इस डेट को मिलने हैं 6400। 1500 तो मैंने आपको बता दी पिछले साल के, तो इस साल के कितने होंगे 4900। तो आप इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, प्लस करोगे। और दूसरा इफेक्ट क्या लिखोगे आप लिखोगे इसका दूसरा इफेक्ट, जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे उसमें 14-15 की तो 1500 ही लिखोगे, और 15-16 की कितनी 4900। तो कुल मिला के 6400 मिलनी बाकी है, जिसको हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहेंगे। फिर ऐड कर दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग वाली, कि पिछले साल की जो लास्ट डेट थी उसमें हमें एडवांस मिल गई थी, कौन सी, इस साल की मिल गई थी, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो इस साल की सब्सक्रिप्शन है, दैट इज ऑफ ₹3000। क्लियर हो गया? 3000। और दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिख देंगे 3000। ठीक है, ये तो पॉइंट सेम ही है, फर्क तो यहाँ पे आया था। फिर अब लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं मैडम कितना लिखना है, 5000 लिखना के 3500 लिखना। आपने देखना बेटा कितना रिसीव हुआ है, 3500 रिसीव हुआ है, तो वो माइनस करना है आपका। अभी 1500 मिलना तो बाकी है ना, वो तो आपने लिखना ही नहीं है। 3500 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, 2,04,400। दोबारा सुन लो, 3500 ही इंक्लूड हुआ पड़ा रिसीव्ड के अंदर, वही तो माइनस करना है क्योंकि वो एक्चुअल में इस साल का नहीं था। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा, जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे, 5000 लिखेंगे, जिसमें से 3500 मिल गया, पर 5000 लास्ट डेट तक तो नहीं मिला था ना। जो 1500 डिफरेंस है ना, वो मैंने आपको बता दिया, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 लिखेंगे। एक लिखेंगे 14-15 की 1500, 15-16 की 4900, तो कुल मिला के 6400 आ जाएगी। अब फिर लेस कर दो, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पर प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हो, यहाँ ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस या ओपनिंग है तो यहाँ पर क्या चाहिए, क्लोजिंग। लास्ट डेट को हमें अगले साल की एडवांस मिल गई है, दैट इज ऑफ ₹4100। ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में इस साल की नहीं है।
क्यों माइनस हो, क्योंकि ये इस साल की नहीं है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ये जो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस लिख देंगे 4100। तो आपको दोबारा बताती हूँ डिफरेंस क्या है। एज ऑन का मतलब है एज ऑन 31 मार्च 2016 का मतलब 31 मार्च 2016 तक हमें मिलनी बाकी थी 6400 की सब्सक्रिप्शन। तो आपने सोचना है कि इस डेट तक मिलनी बाकी थी तो 1500 पिछली भी तो इंक्लूड होगी, तो इस साल की कितनी हो जाएगी 4900। अब बेटा आपको मैं क्या बता रही हूँ, बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट आएगा। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तो पूछी ही नहीं हुई। अच्छा मान लो ओपनिंग बैलेंस शीट पूछी होती तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम एसेट साइड 5000 लिखते और लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस कितने लिख देते 3000। पर नहीं पूछा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अगर पूछा होता तो आप क्या करते। अब बनाइए बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। ठीक है, मैंने अभी इसके अंदर सिर्फ आपको वो पॉइंट सब्सक्रिप्शन वाला ही क्लियर करना है कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। फॉर्मेट आता है आपको बनाना, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स, ठीक है, अमाउंट। अब आपको मेन तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में कंफ्यूजन होगी जो अब दूर हो जाएगी। बेटा सबसे पहले आप लिखिए एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी, पिछला साल कौन सा था 2014-15, अब वाला साल कौन सा, क्वेश्चन के हिसाब से चल रही हूँ 2016, खाली 15-16 ऐसे लिख सकते हो। इस साल 4900 थे और पिछले साल 1500 थे, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एज ऑन का मतलब पता क्या होता है, इस डेट तक इतना मिलना था। तो याद रखना जब भी एज ऑन आ जाए ना तो पहले बाहर अमाउंट लिख दो 6400। और ये साल का कितना मिलना बाकी, पिछले साल का 1500, वो कैसे है 5000 में से 3500 मिल गया, 1500 मिलना बाकी है तो 6400 में से 1500 माइनस करके हमारा इस साल का कितना मिलना बाकी 4900। दोबारा सुनो, एज ऑन मतलब इस डेट को हमें कितना मिलना था 6400, जिसमें से 1500 पिछले साल का तो इस साल का 4900 आएगा। उसके अलावा हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमें इस साल एडवांस मिल गया है अगले साल का, वो हमारा कितना 4100। तो आपको समझ आ गया एज ऑन मतलब इस डेट को, कौन सी डेट को, हम अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो इस डेट को इतना मिलना है, 1500 पिछला तो इस साल का 4900 है। पर केस ए में क्या था, केस ए में था फॉर द ईयर कि इस साल का 6400 है, तो हमने यहाँ पे लिखा था और 1500 हमारा पिछले साल का, तो दोनों को हमने ऐड करके लिखा था फिर 7900। तो बेटा आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। इलस्ट्रेशन कराइए, मैंने 9 कराई है। अब बेटा मैं आपको डीके गर्ल की बुक का क्वेश्चन नंबर 40 करा रही हूँ। ये एडिशनल सम है, ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कई बार हमें स्पेसिफिक फंड दिया होता है और उसी से रिलेटेड, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड हमारी इन्वेस्टमेंट होती है और उस इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा होता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो पॉइंट समझाना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ, देखिए। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब एज एट 31 मार्च 2018। कहता है कि ये वाली आइटम जो नीचे दी हुई है उसको हम बैलेंस शीट में लास्ट डेट को 31 मार्च 2018 को कैसे शो करेंगे। सबसे पहले देखिए मैच फंड है, मैच फंड हमारा क्या स्पेसिफिक फंड है, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए बनाएगा हुआ क्योंकि मैचेस होंगे तो उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस होंगे वो किस में से निकाले जाएंगे, वो मैच फंड में से यूज किया जाएगा पैसा उस एक्सपेंसेस के लिए। अब हम मैच फंड को पहले तो कहाँ लिखेंगे, हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2018 की, मैच फंड लिखेंगे लायबिलिटी साइड। आगे देखिए 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, तो ये जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मैच फंड जो पैसा हमारा मैच फंड का उसको हमने कुछ इन्वेस्ट कर दिया पैसा, तो हमारी एसेट 5 लाख की है तो वो लिख देंगे। आगे चले इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, हमें जो इंटरेस्ट मिला होगा मैच फंड इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है जो हमारी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, तो वो मैच फंड में क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी।
आगे है वही क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में मैच फंड में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इंटरेस्ट रिसीव। उसके बाद एक्सपेंसेस और मैचेस हैं। एक्सपेंसेस तो हमारे खर्चे हो गए, मैच फंड को यूटिलाइज किया जाएगा मैच एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो ये मैचेस एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे मैच फंड में से। आगे चले, डोनेशन फॉर मैच फंड दी हुई है, वो रिसीव हुई है हमें डोनेशन, ये मैच फंड क्या है, स्पेसिफिक फंड है तो इसमें क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। उसके अलावा हमने मैच प्राइस को अवॉर्ड किया है कि मैच के जो प्राइजेस होंगे उसको हमने दिया है, तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये मैच फंड में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और पॉइंट समझाने वाला क्या था इस क्वेश्चन में, 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, जो 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 5 लाख है, हमने अपने आप इसके ऊपर 8% को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो वो बन जाएगा बेटा 40,000। पर हमें मैच फंड पर इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट सिर्फ 30,000 हुआ, तो 10,000 अभी भी मिलना बाकी है, इसको हम एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो ये एक बार तो हमारा मैच फंड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब बैलेंस शीट की एसेट साइड जहाँ पे हम मैच फंड इन्वेस्टमेंट लिखेंगे उसमें नीचे ही हम एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, कितना, 10,000। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम इसका क्या वो इफेक्ट नहीं होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में नहीं लिखना चाहिए बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं कहती हूँ नहीं। पता है क्यों बोला मैंने नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है, तो ये सिर्फ जाना चाहिए कहाँ पर, बैलेंस शीट में, दोनों तरफ जाएगा। एक तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट के नीचे हम एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट लिख देंगे क्योंकि स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर है इसलिए। और दूसरा फैक्ट मैंने बताया, जो मैच फंड है उसमें हम इंटरेस्ट एक्रूड जो है ऐड कर देंगे मैच फंड इन्वेस्टमेंट में। समझ आया? अच्छा मान लो ये मैच फंड इन्वेस्टमेंट ना होती, अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होती तो हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में ही लिखते हैं। लेकिन एक्रूड इंटरेस्ट मान लो हमारा 10,000 ही आता, जैसे सॉरी 40,000 जैसे आया था और 30,000 रिसीव होगा, 10,000 आया था, तो जो 30,000 है ना बेटा, वो तो हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में लिखते हैं बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं मैच फंड इन्वेस्टमेंट नहीं कह रही, मैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कह रही हूँ। अगर मान लो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होता इन्वेस्टमेंट के ऊपर 30,000, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में लिखते हैं बाय इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना, 30,000 एड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, तो 40,000 आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। और दूसरा इफेक्ट इस 10,000 का क्या आता, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा जाता 10,000। पर इस एक्रूड इंटरेस्ट और उस एक्रूड इंटरेस्ट में फर्क है, वो मैंने बोला जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट किया हमने उसके साथ कोई फंड इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लिखा हुआ, वो नॉर्मल है तो वो ट्रीटमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे को प्राइज फंड हो या मैच फंड हो या स्पोर्ट्स फंड हो, किसी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट एक्रूड होता है वो उसी फंड में ऐड हो जाता है। और दूसरा इसका इफेक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ ही हम एक इसको एसेट में लिख देते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको जब इसका मैं सोल्यूशन कराऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब आप लिखिए जरा, बीके कॉल की बुक का ही क्वेश्चन नंबर ये 40 है, ये एडिशनल सम है, ठीक है। इसके अंदर हमने बनाना क्या है सिर्फ बेटा, इसके अंदर हमने बैलेंस शीट बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। आप लिखिए बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। फॉर्मेट आपको याद ही होगा, लायबिलिटीज अमाउंट। मैं इस क्वेश्चन में क्या समझाना चाहती हूँ कि कोई भी स्पेसिफिक फंड हो ना, उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कहाँ पर आती है, एसेट साइड आती है। वो तो समझ आती ही है, वैसे भी इन्वेस्टमेंट हमारी आती है एसेट साइड ही है, पर लेकिन इंटरेस्ट अगर एक्रूड हो जाए ना तो वो क्या है, वो एसेट में तो आता है, वो तो आपको पहले से ही पता है। लेकिन उसी फंड में एक्रूड इंटरेस्ट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में क्यों नहीं जाता, इसका लॉजिक ये है क्योंकि ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव नहीं हो रहा, एक्रूड नहीं हो रहा, तो इसलिए आप वहाँ पे नहीं लिखोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करोगे। मैं दोबारा समझाना चाहती हूँ बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि जब भी कोई स्पेसिफिक फंड हो, वो फंड कहाँ जाता है ये तो आपको पता ही है बेटा, वो फंड जाता है वो जाता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। पर अगर वो फंड ना होता, फंड नॉर्मल हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कहाँ पर आ जाता है, क्रेडिट साइड आ जाता है। समझ आया?
और हम क्या करते हैं, अगर एक्रूड इंटरेस्ट होता है उस इन्वेस्टमेंट पर, वो उसी के अंदर हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और एसेट तो वो बनता ही है, ये तो है ही है कि एसेट वो बनेगा बनेगा। पर प्रॉब्लम पता क्या आती है, बच्चे ये गलती कर जाते हैं, इसको एक्रूड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कहाँ पर लिख देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड, जो कि गलत है। मैंने इसलिए बोला गलत है बेटा, क्योंकि बच्चे, क्योंकि वो जो है स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट जो एक्रूड होगा ना, वो कहाँ पर आएगा, वो एसेट साइड तो आना ही है, वो तो हम उस सिचुएशन में भी करते हैं। पर इंटरेस्ट जो एक्रूड होगा ना बेटा, वो किसके अंदर प्लस हो जाएगा, इस स्पेसिफिक फंड के अंदर प्लस होगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लिखिए लायबिलिटी साइड, मैच फंड, मैच फंड हो, स्पोर्ट्स फंड हो, ठीक है, या प्राइज फंड हो, तो ये सारे स्पेसिफिक फंड है। यहाँ पर हम लिखेंगे 6 लाख, ठीक है। उसके बाद हमें 8%, सॉरी हाँ, इसके बाद हमें क्या दे रखा है, 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट है। तो ये स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है ना, तो ये हमारी एसेट है। अगर वैसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी लिखी होती तो वो भी हमारी क्या होती है, एसेट ही होती है। फाइन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, लिखो ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड। किस पर, नॉर्मल इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड उस इन्वेस्टमेंट पर ही हुआ है, ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अगर मैच फंड ना होता, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट होता, फिर तो आपको पता ही वो कहाँ पर जाता, वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। यहाँ पर हो सकता है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होती, तो हम इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं यहाँ पर, और इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट में। पर यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि इंटरेस्ट किस पर रिसीव, वो स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, तो इसके अंदर वो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, दैट इज ₹30,000। तो ऐड करो जरा, 6,30,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अभी समझाया था, हमारी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, इसके ऊपर अगर हम 8% निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 40,000 आता है इंटरेस्ट। हमें मिला कितना बेटा, 30,000। तो आप ऐड कर दो जरा, कितना, 10,000 लिखो जरा, आप ऐड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, कितना, 10,000, 40,000 में से 30 तो हमें मिल गया, तो कितना मिलना बाकी है, 10,000 मिलना बाकी है। दूसरा आप क्या करोगे, आप एसेट साइड लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो मिलना बाकी है, दैट इज ऑफ रुपीज बच्चे 10,000, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, जो हमें डोनेशन मिली है वो भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड डोनेशन मिली है हमें मैच फंड के लिए, तो लिखिए डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड। इसी मैच फंड से रिलेटेड हमें क्या मिली है बेटा, डोनेशन मिली है, तो डोनेशन मैच फंड। तो ये डोनेशन हमें क्या होगी, ये हमारे फंड को इंक्रीज कर देगी, तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे, दैट इज ऑफ रुपीज 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। आ गया 7,90,000। अब लेस कर दो मैच फंड एक्सपेंसेस, लेस मैच एक्सपेंसेस, मैच के जो खर्चे हुए हैं वो माइनस करना जरा, दैट इज ऑफ रुपीज 20,000, 20,000 खर्च हो गया। फंड बनाया इसीलिए था कि अगर खर्च होगा तो फंड को यूटिलाइज किया जा सके। फिर लेस कर दो आप, और क्या है लेस करने वाला बेटा, मैच के प्राइस अवॉर्ड किए, जो मैच से रिलेटेड प्राइस है, जो जीतते होंगे प्राइस, उनको हमने अवॉर्ड किए हैं, मैच प्राइस अवॉर्डेड, बांटे हैं हमने मैच के प्राइजेस अवॉर्डेड, दैट इज ऑफ रुपीज 90,000, ठीक है, 90,000 के। माइनस करके आएगा 6,80,000। एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ, यस हमारा आंसर आ गया।
दोबारा समझो, मैं ये क्या कहना चाह रही हूँ कि जो हमारा स्पेसिफिक फंड है वो आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और जो भी उससे रिलेटेड कोई मिल रहा है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ना, 30,000 वो प्लस हो जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट है उसी से रिलेटेड मैच फंड इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट बन जाएगी। अब एसेट के ऊपर जब मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5 लाख के ऊपर 8% लगाया 40,000, तो 40,000 में से हमें 30 तो मिल गया, 10,000 मिलना बाकी है, तो हमारा उस फंड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दूसरी बात एक्रूड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में हम लिख दो मैच फंड इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दैट इज ऑफ ₹10,000 मिलनी बाकी है। उसके अलावा हमें डोनेशन जो मैच फंड पर मिला वो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और मैच से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है या मैच प्राइस हमने अवॉर्ड किए होंगे, मैच का जो प्राइस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स साफ पता चला कि जो स्पेसिफिक फंड है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आता है, उसी फंड से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर आती है बेटा, वो आती है एसेट साइड। क्लियर हो गया। तो इस नॉर्मल इन्वेस्टमेंट और स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है कि जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होती आती तो वो भी एसेट साइड है और अक्रूड इंटरेस्ट भी यही आता है। सिर्फ इतना फर्क है, जो इंटरेस्ट अक्रूड निकलता है ना, जैसे ये तो यहाँ आ ही गया, उस सिचुएशन में भी यही आएगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड एड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पे दोनों ना आते, पर ये क्योंकि इसी फंड से रिलेटेड थे, इंटरेस्ट अक्रूड जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, इसीलिए हम इसके अंदर क्या कर दिया, प्लस कर दिया। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।